हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट सीरीज फॉर 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम लोग मैथ्स 1 मैथ्स 2 सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर डालेंगे। 1 से 1.5 घंटे का हर एक वीडियो होगा। उस 1 से 1.5 घंटे हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक्स और उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कर लिया जाए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर विच इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। तो ये चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स विथ ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन के साथ अगर हम देखेंगे तो 8 मार्क्स का आता है। विदाउट ऑप्शन देख के मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब पेपर सॉल्व करने के लिए जाते हैं और जब भी वेटेज को कंसीडर करते हैं तो विद ऑप्शन ही करते हैं। 8 मार्क्स का वेटेज है। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये वन शॉट लेक्चर किन लोगों के लिए है। अगर आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं और आप रिविजन करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपने पहली बार इस चैप्टर को देखना चालू किया, मतलब अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये चैप्टर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को देखो। आप इस वीडियो में से सब कुछ तो नहीं सीख जाओगे, लेकिन हाँ, हर टॉपिक का एक बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए चैप्टर करना आसान होगा और हो सकता है कि इसी चैप्टर में से ज़्यादातर चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हो आपको समझ में आ जाए। और लास्ट, अगर आप इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहते हो तो अगर आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको लगता है कि यार रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, तो उसके लिए भी वीडियो आपके लिए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लेट अस सी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, फिलॉजिकल कनेक्टिव्स, ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन, क्वांटिफायर, ट्रुथ टेबल, डुअल, रूल्स ऑफ निगेशन, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और वेन डायग्राम, सब कुछ कवर करेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्स लगाए हुए हैं, जहाँ पर भी 1 स्टार दिख रहा है तुम लोगों को, ये सब कुछ है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जहाँ पे भी 3 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को छोड़ना मत। पहले बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, कि यार सर स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब समझते हो, एक ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि माय नेम इज कमलेश, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में से राइज होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं बोलूंगा x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, उसे हम कहेंगे एक स्टेटमेंट। नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर, फिर उसको वापस से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, व्हाट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हम लोग किसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक्सक्लामेटरी है, मतलब उस सेंटेंस में तुम्हें ये एक्सक्लामेशन का सिंबल दिखाई दे रहा है। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है वाओ, फिर एक्सक्लामेशन और फिर आगे कुछ कुछ लिख दिया है, एक्सक्लामेशन का सिंबल दिखा, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, जो भी ऐसा सवाल पूछा, क्वेश्चन मार्क लग गया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ऑर्डर किया जाता है किसी को कुछ, या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट किया जाता है। ऑर्डर मतलब का गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास से बाहर निकल जाओ, ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, प्लीज कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप कृपया मुझे एक ग्लास पानी दे सकते, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज मुझे अपना पेन दे दो, ये रिक्वेस्ट है। अगर कहीं पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस पता है क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो कि ना तो एक्सक्लामेटरी है, ना तो इंटेरोगेटिव है, ना तो इंपेरेटिव है। मतलब एक्सक्लामेशन का सिंबल नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, साथ ही साथ में उसमें कोई ऑर्डर और रिक्वेस्ट भी नहीं है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन उससे हम देखकर बता नहीं सकते कि वो ट्रुथ वैल्यू उसकी क्या होगी, मतलब वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि सलमान खान इज अ गुड एक्टर, एक स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, सलमान खान इज अ गुड एक्टर, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन लगा है, नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ऑर्डर नहीं कर रहा हूं मैं किसी को, कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुछ बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो तुम बोलोगे ये तो स्टेटमेंट हो गया। नहीं 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 नहीं, सलमान खान इज अ गुड एक्टर, अगर ये किसी एक्स पर्सन से मैं जाके पूछूं तो बोलेगा हाँ भाई सही बोल रहा है, किसी वाई पर्सन से जाके पूछूंगा बोलेगा नहीं भाई गलत बोल रहा है। किसी के हिसाब से वो स्टेटमेंट ट्रू है, किसी के हिसाब से फॉल्स है, इसकी कोई भी फिक्स ट्रुथ वैल्यू नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। इसको क्या बोला जाता है, ओपन सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, फुल स्टॉप, ये मेरा सेंटेंस था। अब ये ना तो एक्सक्लेमेटरी है, ना इंटेरोगेटिव है, ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है प्लस बी इज इक्वल्स टू 2,
लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। अगर ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी, तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। अब मैंने क्या बोला? a प्लस बी इज इक्वल टू 2। सिर्फ इतना देखकर तुम नहीं बता सकते कि ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। इसको क्या बोला जाता है? ओपन सेंटेंस। और अगर वो तुम्हारा सेंटेंस इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इंफॉर्मेशन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, प्लस वो ट्रू है, उसको तुम झुटला नहीं सकते। ऐसा नहीं कि एक्स पर्सन बोलेगा नहीं गलत बोल रहा है, वाई पर्सन बोलेगा सही बोल रहा है। नहीं, सन राइजेस इन द ईस्ट, हर किसी को हाँ बोलना पड़ेगा, हर किसी के लिए वैल्यू ट्रू होगी। इसे कहा जाता है स्टेटमेंट। समझा तुम लोगों को? चलो यहाँ पर देखो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 1.1 में से हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। बताओ इनमें से कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएंगे, कौन से नहीं कहलाएंगे। और बाद में वो लोग बोलते हैं जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आंसर बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन अगले स्लाइड में मैं तुमको दिखा दूंगा कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि अपने पास टाइम कम है, ठीक है। तो सबसे पहला ही इज एन एक्टर, कि ही एक एक्टर है, ये एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। ये कोई एक्सक्लामेशन इंटरोगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एक्सक्लामेशन नहीं लगाया, ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि ही एक एक्टर है। अब मुझे बताओ, क्या तुम बोल सकते हो कि ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है? नहीं बोल सकते। यहाँ पे लिखा ही इज एन एक्टर, ही कौन है भाई? अगर ही मैं निकला तो कमलेश सर इज एन एक्टर, रॉन्ग, गलत बोल रहे हो तुम लोग। अगर वहाँ पे सलमान खान इज एन एक्टर, सही बात है, सलमान खान एक्टर है। ये मैं नहीं बता सकता ट्रू है या फॉल्स है, तो दिस इज ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस है, ओपन एंड है ना, पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ओपन सेंटेंस है, ठीक है। डिड यू ईट लंच येट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी ऐसी होती है ना, एक वर्ब से। कैसे स्टार्ट होता है? एक वर्ब लगा होता है। हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, ये लो एक कप कैपेचिनो पी लो, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं ऑर्डर दे रहा हूं तुमको। अगर यहाँ पे प्लीज लिखा होता तो रिक्वेस्ट होता, फिर भी मैं इंपेरेटिव लिखता क्योंकि ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों इंपेरेटिव होते। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, जो कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दिखा तो वो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। और इसका ट्रूथ वैल्यू भी बताना पड़ेगा हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहेगा तो टी लिखा जाता है, फॉल्स रहेगा तो एफ लिखा जाता है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये फॉर्मूला सही है, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएगी इसकी, ठीक है। एग्जैक्ट लिखना कैसे अगले स्लाइड में दिखा दूंगा, अभी फिलहाल सिर्फ समझो। यहाँ पर देखो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, ठीक है। ना कोई ऑर्डर दे रहा है ना कोई रिक्वेस्ट है, एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये स्टेटमेंट हो तो सकता है, लेकिन क्या मैं पता लगा सकता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है? देखते हैं। एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या ये बात सही है कि हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स? रियल नंबर क्या होता है समझते हो तुम लोग? जो एक्चुअल में दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं मालूम है? ऐसे नंबर्स जहाँ पे इमेजिनरी नंबर हो, जैसे रूट के अंदर -1, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं घुसते। फिलहाल के लिए मैं बस इतना बताता हूँ, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये चीज़ गलत है, मुझे पता है ये चीज़ फॉल्स है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि दिस इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तो है लेकिन दिस इज फॉल्स, ये गलत है। रियल नंबर अलग चीज होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग चीज होती है। 1 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रू या फॉल्स पता होना चाहिए। 1 इज अ प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। हमें पता है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2। प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि ये फॉल्स है, तो मैं लिख दूंगा स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। विद द सनसेट द डे एंड। जैसे सनसेट होता है वैसे द डे एंड्स, तो दिन है वो खत्म हो जाता है। अरे यार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हमें पता है बात सही है, गलत तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा? ये स्टेटमेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सही बात बोली जा रही है कि दिन खत्म हो जाता है सनसेट के साथ, सूरज डूबता है दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0। अब देखो तुम लोगों ने अगर थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 का फैक्टोरियल 0 लिखा है, गलत लिखा हुआ है।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब स्टेटमेंट तो है कंफर्म, स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन गलत लिखा हुआ है ना, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 ग्रेटर देन 11 है, क्या 8 11 से बड़ा है, नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखो द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल सेंटेंस है तो सही होगा, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट तो होगा कंफर्म, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ट्रू है या फॉल्स है वो पता लगाओ। तो लिखा पाई इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब समझते हो, एक ऐसा नंबर पॉइंट के बाद तुम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, खत्म नहीं होगा, तो पाई ऐसा ही है 3.14, आगे भी बहुत सारे डिजिट्स आते जाएंगे, कभी नहीं खत्म होगा, तो ये ट्रू दिया, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है एग्जामिनेशन में एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जो तुम्हें समझ में नहीं आए कि ट्रू है या फॉल्स है, तो वो तो यार इट इज़ अ गेम ऑफ लक, ठीक है, वो लक के ऊपर है कि जो सेंटेंस आया मैं ट्रू फॉल्स पता लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन इतना तो तुम खुद को प्रिपेयर कर लो कि ये बता पाओ कि ये स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा, इंटेरोगेटिव, ऑर्डर रिक्वेस्ट आया, इंपेरेटिव, ये सारे स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। पता नहीं चल रहा है ट्रू फॉल्स क्या है तो ओपन है, ठीक है, ये सारी चीजें बस दिमाग में रखो। अगर बता पा रहे हो ट्रू है या फॉल्स है तब लिखो कि वो एक स्टेटमेंट है, और ट्रू या फॉल्स जो भी उसकी वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ गया तुम लोगों को। चलो चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पहले नेक्स्ट टॉपिक से पहले यहाँ पे फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो, हाँ ऐसे ही आंसर लिखा जाएगा, ठीक है, देख लेना इसको कैसे लिखना है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ, अगला टॉपिक इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, अभी हमने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं मालूम है, हम अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ सकते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बस बीच में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक लॉजिकल कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बीच में एंड लगाया जा सकता है ना, आई एम अ गुड बॉय एंड यू आर अ बैड बॉय, एंड लगा दिया बीच में, ठीक है, और लगाया जा सकता है आई एम अ गुड बॉय और यू आर अ बैड बॉय, ठीक है, बीच में इफ देन लगाया जा सकता है, इफ आई एम अ गुड बॉय देन यू आर अ बैड बॉय, बीच में इफ एंड ओनली इफ लगाया जा सकता है, ठीक है, ये इफ जनरली दिखता नहीं है तुम लोग को, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो इफ एंड ओनली इफ लगाया जा सकता है कि आई एम अ गुड बॉय इफ एंड ओनली इफ यू आर अ बैड बॉय, ठीक है, ऐसे अलग अलग कनेक्टिव्स यूज होते हैं बीच में। नॉट क्या है मैं बताऊंगा अभी, फिलहाल समझो, एंड का एक सिंबल होता है लॉजिकल कनेक्टिव्स में, क्या, ऐसे टोपी जैसा दिखता है, वो ए जैसा दिखाई देता है, बस बीच में वो डंडी जो होती है ना वो नहीं होती ए वाली, ठीक है, और कैसा दिखता है, वी के जैसा दिखाई देता है। इफ देन का क्या सिंबल है, सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ का क्या सिंबल है, डबल एरो, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, तुम ऐसा लिखो, जरूरी नहीं कि तुम ऐसा करके लिखो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे लिखोगे तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आया तुम लोगों को। ये नॉट क्या है समझते हो तुम लोग, कभी कभी एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस मैंने जोड़ा ही नहीं, एक सिंगल सेंटेंस का ही यूज कर लिया, लेकिन उसमें नॉट लगा दिया। जैसे कि मुझे लिखना था आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, तो ये तो सिंगल सेंटेंस है। अब मैंने क्या किया, दूसरा सेंटेंस लगाने की जगह इसमें नॉट लगा दिया, मैंने लिख दिया आई एम नॉट अ गुड बॉय, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। तो उस केस में हम लोग उस नॉट को क्या लिख देते हैं मालूम है, उस नॉट को ऐसे डिनोट किया जाता है, किसके साइन से, इसको टिल्ड बोलते हैं वैसे तो, लेकिन फिलहाल तुम लोग समझो निगेशन का साइन है, ऐसे, ठीक है, कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, ऐसे टेढ़ा मत कर देना, ऐसे, ठीक है, ये निगेशन का साइन है। अब यहाँ पर देखो, एंड को कंजंक्शन भी बोल रहे हैं, और को डिसंक्शन भी बोला जाता है, ये जो नॉट है इसको निगेशन भी बोला जाता है, इफ देन को कंडीशनल बोला जाता है, इंप्लीकेशन भी बोला जाता है, दोनों नाम है। और इफ एंड ओनली इफ को बाय कंडीशनल, क्योंकि डबल कंडीशन है ना, इफ और इफ दो बार लगा हुआ है, या फिर डबल इंप्लीकेशन भी बोला जाता है क्योंकि डबल कंडीशन, ठीक है, ये नाम तुम्हें याद होने चाहिए। आई होप तुमने पहले से पढ़ रखा होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं इसको समझना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। कैसे लिखा जाता है, दो अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, एक को P मानना, एक को Q मानना, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, E इज अ वोवल, इसको क्या मान लिया P, 2 + 3 = 5, इसको क्या मान लिया Q, और बीच में क्या लिखा है और, तो मैं लिखूंगा P है Q है, बीच में और का सिंबल क्या है, V के जैसा, हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, खत्म। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, मैंगो इज अ फ्रूट, P मान लिया, पटेटो इज अ वेजिटेबल, Q मान लिया। अरे बीच में तो बट लगा हुआ है सर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आ जाओ। मैंने तुम्हें बोला अगर बीच में एंड है तो ये लगाओ, और है तो ये लगाओ, इफ देन है तो ये लगाओ, इफ एंड ओनली इफ है तो ये लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि बीच में कुछ और आ गया तो दो, इवन दो, ऑल दो, बट,
ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया तब क्या करोगे तुम लोग? उस केस में यूज एंड का सिंबल। किसका सिंबल यूज करोगे? एंड का। जो भी अदर बीच में कंजंक्शन दिखेगा उसमें एंड वाला सिंबल यूज करना है, यानी ये टोपी वाला सिंबल यूज कर लेना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? बट। तो मैं बट के लिए क्या यूज कर लूंगा? बीच में एंड वाला सिंबल। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा पी एंड क्यू। खत्म हो गया पी कंजंक्शन क्यू। यहां पर देखो मिल्क इज वाइट, इसको पी मान लो, ग्रास इज ग्रीन, इसको क्यू मान लो, बीच में और लगा हुआ है तो क्या लिख दोगे? पी और क्यू। ठीक है, यहां पे देखो आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अब यहां पे देखो, यहां पे दो स्टेटमेंट्स है। आई लाइक प्लेइंग, ये मेरा पी हो गया। आई लाइक सिंगिंग, देखो ना यहाँ पे आई लाइक सिंगिंग, नॉट को छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। आई लाइक प्लेइंग बट सिंगिंग, मतलब आई लाइक प्लेइंग एंड सिंगिंग मान लो, प्लेइंग भी पसंद है सिंगिंग भी पसंद है। तो आई लाइक प्लेइंग मेरा पी हो गया, आई लाइक सिंगिंग मेरा क्यू हो गया। बीच में बट लगा हुआ है, बट के लिए क्या? बट तो अदर्स में आ गया, तो एंड वाला सिंबल यूज करेंगे, तो ये एंड का सिंबल यूज कर लिया मैंने। लेकिन ये जो क्यू था, ये देखो सिंगिंग वाला, इसको क्यू माने थे ना, ये जो क्यू था यहाँ पे नॉट लगा हुआ था। और हम लोग कभी भी नॉट के लिए किसका यूज करते हैं? टिल्ड का यूज करते हैं। देखो निगेशन वाला सिंबल यूज करते हैं, तो क्यू के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? निगेशन। समझे? यहाँ पे आई लाइक प्लेइंग पी, आई लाइक सिंगिंग क्यू, तो P एंड Q, लेकिन Q में नॉट लगा होता तो निगेशन का सिंबल आ गया। सिंपल, एकदम इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखो इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो यहाँ पर देखो इवन दो तो कंजंक्शन होता है, मेरा P क्या है? इट इज क्लाउडी P है, इट इज स्टिल रेनिंग ये मेरा Q है। तो P और Q मिल गया मुझे। बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? अब तुम लोग बोलोगे कंजंक्शन तो स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग में लगाएंगे। नहीं नहीं, कंजंक्शन हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बीच में ही लगाते हैं। तो इवन दो एक्स्ट्रा में आ गया ना, अदर्स में आ गया, तो अदर्स के लिए क्या यूज करना है हम लोगों को? एंड का सिंबल यूज करना है। खत्म, सिंपल, आसान था। वहां पर देखो अगेन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। वही सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। क्या लिखा हुआ है कि इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। तो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल P मान लिया, इक्विएंगुलर वाले को Q मान लिया। इफ और देन लगा, इफ और देन के लिए क्या यूज किया जाता है? ये एरो, तो P एरो Q। खत्म हो गया हमारा काम। यहां पर देखो इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। अब ये पता है क्या है? मैंने तुम्हें बोला था कभी कभी एक ही सेंटेंस आता है, बस उसमें नॉट लगा होता है, डबल स्टेटमेंट्स नहीं होते, एक स्टेटमेंट उसी में नॉट लगा होता है। तो वहां पे यही है, वहां पे लिखा है I इज अ रियल नंबर, ये मेरा P हो गया, ये क्या हो गया? P। लेकिन इसके साथ लिखा है इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू मतलब इट इज नॉट, नॉट लगा हुआ है सिंपली। नॉट ट्रू मतलब नॉट ही होता है, निगेशन ही है, मतलब निगेटिविटी दिखा रहा हूं मैं उसमें। तो मैं क्या करूंगा? मैं P के साथ लिख दूंगा वहां पर एक निगेशन। खत्म हो गया। इसके लिए निगेशन लग गया, इसके लिए P आ गया, काम खत्म हमारा। निगेशन P, Q है ही नहीं उसके अंदर। देखा इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी। अब देखो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, ये मेरा क्या हो गया? P। यार ना इट इज क्लाउडी P मानेंगे, नॉट को कभी भी P और Q में नहीं लिया जाता। इट इज स्टिल रेनिंग, ये मेरा क्या हो गया? Q हो गया। तो P मिल गया, Q मिल गया। अब इसमें से कहीं पे नॉट लगा हुआ था, कहाँ पे लगा हुआ था? P वाले में, तो P में निगेशन भी आ जाएगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है। इवन दो लिखा है, अदर्स में आ गया ना, तो अदर्स के लिए क्या यूज किया जाता है? एंड वाला सिंबल यूज किया जाता है, तो मैंने एंड का सिंबल यूज कर लिया। सिंपल एकदम, बहुत खिचड़ी दिख रहा है लेकिन तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्चुअल में आंसर्स लिखने कैसे एग्जाम के अंदर, वो यहाँ पर देख लो तुम लोग कैसे एक को P मानते, को Q मानते हैं, और उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म बताया जाता है। सबके आंसर से स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम में देख लेना क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आ जाओ, एक्सरसाइज 1.4। अभी तक टॉपिक वही चल रहा है, लॉजिकल कनेक्टिव्स खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो कभी कभी अभी क्या था, हमने स्टेटमेंट दिया था, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने बोला था, अभी उसका उल्टा कर दिया। हमें बोला गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स। सिंबॉलिक फॉर्म मत लिखो, ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम वर्बल स्टेटमेंट बताओ कि क्या होगा। वेरी वेरी सिंपल, देखते हैं यहाँ पर। पहले क्या लिखा है? P। P किधर है भाई साहब? यहाँ पे लिखा ही स्विम्स, तो हम लोग लिख देते ही स्विम्स, इजी। फिर क्या लिखा हुआ है? Q, लेकिन Q के साथ निगेशन है, निगेशन यानी नॉट होता है, तो हम लोग देखेंगे Q मतलब वाटर इज वार्म, और निगेशन लगा है तो हम क्या लिखेंगे? वाटर इज नॉट वार्म। क्या लिखेंगे? वाटर इज नॉट वार्म। फिर क्या बोल रहा है बीच में? बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, तो बीच में लिख दूंगा इफ एंड ओनली इफ, तो ये हो जाएगा ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। सिंपल, खत्म हो गया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला करते हैं। ठीक है, बीच के दो तुम लोग खुद से कर लेना। लास्ट वाला करते हैं। क्या लिखा हुआ है? Q। तो Q मतलब क्या हो गया? वाटर इज वार्म, तो लिख देता हूं मैं वाटर इज वार्म। फिर क्या लिखा हुआ है बीच में? एंड का सिंबल है, तो बीच में मैं एंड लिख दूंगा। ठीक है, फिर लिखा निगेशन P।
पी में नॉट लगा देना है, तो पी की तरह भाई साहब पी लिखा, ही स्विम्स, नॉट लगा दोगे तो ही डज नॉट स्विम, क्या आएगा, ही डज नॉट स्विम, खत्म हो गया हमारा काम। सेम इसको लिखा और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, बस मुझे पता होना चाहिए इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, जो तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्चुअल में आंसर लिखना कैसे है एग्जैक्टली वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, तुम लोग इसमें से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा टॉपिक आ गया अगला टॉपिक इज ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, पहले इस बात को समझो। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि दो अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ दिया तो इसे कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट, और हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालते। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि सन राइजेस इन द ईस्ट, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, खत्म हो गया, ट्रुथ वैल्यू निकल गई। अगर मैं बोलूँ कि विथ सनसेट द डे स्टार्ट्स, कि सनसेट पे डे स्टार्ट होता है, ये फॉल्स है। तुम लोगों को पता है कि सनसेट पे दिन चालू नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट विथ सनसेट द डे स्टार्ट्स, मतलब सन राइज होता है ईस्ट में एंड सनसेट के साथ दिन खत्म हो जाता है, सनसेट के साथ दिन स्टार्ट होता है। अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पर, दोनों को एक साथ लिख दूं जिसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, मैंने बीच में एंड लगा दिया, तो इस पूरे स्टेटमेंट की कंबाइंड ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो, एक ट्रू वाला स्टेटमेंट फॉल्स वाला स्टेटमेंट जोड़ दिया तो ओवरऑल क्या लिखा जाएगा, ट्रू या फॉल्स, वो सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहला है टेबल ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी एंड, ये जो सिंबल है कंजंक्शन का होता है। तो यहां पर एक लाइन बस दिमाग में रख लो कि अगर दोनों ट्रू हैं, देखो अगर पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है तो फाइनल भी ट्रू ही आने वाला है। बाकी सारे केसेस में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स तो फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स तो भी फॉल्स। समझ आया। अगर बीच में एंड है तो दोनों को ट्रू होना पड़ेगा तब जाके फाइनल स्टेटमेंट ट्रू होगा, वरना बाकी सारे केस में फॉल्स आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे देख लेते हैं और के लिए, और में क्या सिंबल यूज होता है, ये वाला। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन याद रखो, क्या कि फॉल्स फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स आएगा आंसर, बाकी सारे केसेस में आंसर ही ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आया, दोनों में से एक भी ट्रू निकल गया तो आंसर ट्रू आ जाता है, दोनों फॉल्स में फॉल्स आता है। और के केस में आ सकता है। यहाँ पर देखो कंडीशनल लगाया है यानी इफ देन का यूज हुआ है, देखो कंडीशनल ये वाले का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन बस याद रखो, ये वाली, अगर तुमने पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू लिखा, इफ के बाद वाला स्टेटमेंट जो आता है वो ट्रू है और देन के बाद वाला फॉल्स है, यानी पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तब आंसर फॉल्स आएगा। बाकी सारे केसेस में इट इज ट्रू ट्रू ट्रू। समझ में आ गया तुम लोगों को। एक एक लाइन याद कर लोगे पूरा टेबल अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ लास्ट में, इफ एंड ओनली इफ यानी बाय कंडीशनल, ये वाला सिंबल यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ऐसे याद रखो, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों अलग हैं तो फॉल्स। जैसे यहाँ पर देखो दोनों सेम है, क्या आ गया, ट्रू। यहाँ पर देखो दोनों सेम है, क्या आ गया, ट्रू। ये देखो दोनों अलग अलग है ना, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स फॉल्स। सेम रहा तो ट्रू, डिफरेंट रहा तो फॉल्स। समझ में आया। ऐसे तुम लोग इन टेबल्स को याद कर सकते हो। अब फटाफट से इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो सबसे पहला 1.2, राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनका ट्रुथ वैल्यू बताना है हम लोगों को। लिखा है अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार। सबसे पहला काम, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू बताना है तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ता है। पहले क्या लिखना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया और बीच में एंड, तो एंड का सिंबल आ जाएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म आ गया P एंड Q, ऐसा आ गया। तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर दे साइड में, P एंड Q इक्विवेलेंट। 3 लाइन का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अर्थ इज अ प्लैनेट, ये सही बात है क्या, हाँ सही बात है, अर्थ तो प्लैनेट है। इसका मतलब P की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ट्रू, क्योंकि अर्थ प्लैनेट है। मून इज अ स्टार, ये सही बात है क्या, गलत बात है। स्टार मतलब क्या, सन स्टार होता है, स्टार जलता है, लाइट निकलती है उसके अंदर से। मून एक स्टार नहीं है। तो ये जो क्यू है ये फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्यू की जगह पे फॉल्स लिख दूंगा। तो अब बीच में एंड आया है और एक ट्रू एक फॉल्स है। मैंने याद करने के लिए बोला था, एंड के केस में दोनों ट्रू रहा तभी आंसर ट्रू आता है, अदर ऑल केसेस में आंसर फॉल्स आता है। तो ये ऑल अदर केसेस में आ रहा है तो ये फॉल्स आ जाएगा, सिंपल। दोनों ट्रू रहता तो ट्रू आ जाता, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आ जाता है एंड में, ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पर देखो अगले वाले में क्या लिखा हुआ है कि 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक को P माना एक को Q माना, तो क्या आ जाएगा, P एंड Q आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि बीच में एंड एक P एक Q है। तो लिखते P एंड Q
इक्विवेलेंट पी के लिए देखो 16 इज एन इवन नंबर, 16 इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आता है ना 2 के टेबल में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू, ठीक है। एंड क्यू 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 8 आना चाहिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 8 आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 4 के बाद सीधे 9, 8 तो आता ही नहीं बीच में, 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया है फॉल्स दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक फॉल्स है, एंड वाले केस में दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा, एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ गया, सिंपल इजी, ठीक है। थर्ड पे चलो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हियर इट इज गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और दूसरा लिखा हुआ है कि 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और 6 के 3 प्राइम फैक्टर होते हैं। ये क्या आ जाएगा P एंड Q, ठीक है, और है और बीच में, तो बीच में हम लोग क्या ले लेंगे, और लेंगे, P और Q आ जाएगा क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, तो P और Q फटाफट पता लगाते हैं। P क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, परफेक्ट 2 रूट्स होते हैं, तो क्या लिखा जाएगा 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही आंसर निकल कर आते हैं ना लास्ट में, यहाँ पे x आता है, यहाँ पे एक x आता है, बीच में लिखा हुआ और, तो और लिख देते। क्यों देखते, क्यों क्या लिखा है, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, 6 के 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। पहले 6 को थोड़ा सा तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे ही फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं पता है ना, ऐसे वो टेबल बना के निकालते हैं हम लोग। तो 6 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 2 से डिवाइड किया तो 3 बचा, 3 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, तो 1 बचा, और 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से, तो बस मेरा काम हो गया, 1 ही बचेगा। ये आ गए उसके फैक्टर्स, इनको फैक्टर्स बोला जाता है। तो 6 के 3 फैक्टर आए, 2 3 1, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 6 के 3 फैक्टर्स तो हैं, पर 3 में से सिर्फ 2 प्राइम है। यहाँ पे लिखा है 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, तीनों प्राइम फैक्टर है क्या, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, एक बीच में और लगा है, और की कंडीशन इज, याद करो, दोनों फॉल्स रहता है तो आंसर फॉल्स आता है, अदर ऑल केसेस में आंसर ट्रू होता है। तो यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, सिंपल इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे दिया है फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। पहले सिंबॉलिक फॉर्म निकालते हैं, 3 - 7i इज अ रियल नंबर, इसको p मान लिया, ठीक है। और इट इज नॉट ट्रू, ये तो नॉट है ना, निगेशन, तो इसके लिए क्या लग गया, निगेशन लग गया, सिंबॉलिक फॉर्म इज निगेशन p, सिंपल, तो लिखो निगेशन p। अब मैंने तुम्हें बताया नहीं यार, ये वाला, ये तो मैं भूल ही गया बताना कि अगर निगेशन वाला टेबल रहता है तो ट्रू का आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स, ठीक है। ये p है, ये निगेशन p है, ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है, सिंपल अपोजिट हो जाता है निगेशन वाले केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है कि 3 - 7i इज अ रियल नंबर, 3 - 7i एक रियल नंबर है क्या, देखो 3 - 7i, ये जो i है ना, i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, और ये पूरा नंबर जो आता है ना, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग चीज होती है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई आ गया, इमेजिनरी आ गया, रियल इमेजिनरी अपोजिट वर्ड्स है ना, तो ये रियल नंबर तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोगों को पता चल गया कि p फॉल्स है, तो निगेशन p क्या है, फॉल्स है, लेकिन फॉल्स का निगेशन क्या हो जाता है, ट्रू, फॉल्स का उल्टा हो जाता है ट्रू, ठीक है, सिंपल। तो इसका ट्रू आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखो, इफ अब तुम लोगों को समझ में आ चुका है नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो ओवरऑल अब तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं ठीक है। इफ और इफ देन वाला वाक्य है, देखो, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, लिखा है कि अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये पी हो गया हमारा। देन इफ देन लगा हुआ है बीच में, ठीक है। डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ठीक है, ये हमारा क्यू हो गया, तो पी क्यू, और बीच में इफ देन है, तो इफ देन के लिए क्या आ जाएगा, सिंगल एरो लग जाएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म इज p सिंगल एरो q। अब पहले पता लगाते हैं दोनों के बारे में ना। पहला p क्या लिखा है, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर एक पार्टनरशिप होता है, टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, तो ट्रू लिखा हुआ है, तो वो ट्रू आ जाएगा। q में क्या लिखा है कि डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव नो आइडिया कि ये चीज़ सही है कि गलत है, क्योंकि मैं कॉमर्स से नहीं पढ़ा हूँ, मैं साइंस से पढ़ा हूँ, मुझे अकाउंट्स नहीं आता है। इसके लिए हम चेक कर लेते हैं आंसर नेक्स्ट में, विच इज़ 1.4 का सेकेंड वाला, 1.4 का सेकेंड देखो ये रहा, तो वो है फॉल्स है, ठीक है, वो फॉल्स है। तो डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ये फॉल्स है। तुम ज़्यादा समझ पाओगे क्योंकि तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कहाँ क्रेडिट करना है कहाँ डेबिट करना है। अभी बस इतना समझाता हूँ मैथमेटिकली, ट्रू है फॉल्स है, बीच में एरो लगा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था बीच में अगर एरो है तो एक ही केस में फॉल्स आता है, जिसमें पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो।
पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो ही फॉल्स आता है, बाकी सब कुछ क्या होते हैं ट्रू होते हैं। और यहाँ पे वही केस आया, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। इजी, खत्म हो गया। लास्ट वाले पे चलते, लिखा एवरी अकाउंटेंट इज, अकाउंट्स के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, कि हर अकाउंटेंट फ्री है अप्लाई करने के लिए खुद के ओन अकाउंटिंग रूल्स है। मेरा पी हो गया, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है बीच में, फिर लिखा मशीनरी इज एन असेट, दो स्टेटमेंट्स दिए, पी दिए, क्यू दिए, बीच में इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। ठीक है, तो पी में बोलता है कि एवरी अकाउंटेंट, हर एक अकाउंटेंट को फ्रीडम है कि वो खुद के रूल्स अप्लाई कर ले। क्या बात सही है गलत है, कोई भी अकाउंटेंट खुद के रूल्स तो अप्लाई नहीं कर सकता भाई, जो स्टैंडर्ड रूल्स है उन्हीं को फॉलो करने पड़ेंगे। तो पी जो है वो फॉल्स है। फिर बीच में बाय कंडीशनल है, लिखा है कि मशीनरी इज एन एसेट, की मशीनरी एक एसेट होती है, सही बात है, मशीनरी एसेट में ही आ जाती है, तो ये तो ट्रू हो गया। तो अगर पहला ट्रू है दूसरा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, बीच में बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल में बताया था दोनों ट्रू, दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू आएगा, डिफरेंट रहेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। डिफरेंट है ना, आंसर क्या है, फॉल्स आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये कनेक्टिव्स वाला गेम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक इज, ये तो तुम लोग देख लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और तुम लोग फटाफट ऐसे ही लिख देना जाके अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर देखो अगला टॉपिक इज निगेशन। निगेशन मतलब क्या, मैंने बताया था पहले, निगेशन यानी नॉट, किसी सेंटेंस में नॉट लग गया तो निगेशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स देखते हैं हम लोग, किसी सेंटेंस का निगेशन करते कैसे। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है और मुझे उसका निगेशन करने बोला गया तो मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दूंगा। देखो बीच में ऐसा एरो क्यों दिया है मैंने, ये बाय कंडीशनल का सिंबल नहीं दिखाया मैंने बोला है कि अगर ये रहा तो वो बना दो, वो रहा तो ये बना दो। मतलब देखो नेगेटिव मतलब उसमें नॉट लगा हुआ है तो तुम क्या करोगे, नॉट को हटा दोगे। अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट को लगा दोगे, सिंपल, इतना ही करना है तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो अगर तुम्हारे सेंटेंस में सम लिखा हुआ है तो तुम ऑल बना दो, ऑल लिखा है तो सम बना दो। अगर ये वाला सिंबल है विच इज एग्जिस्टेंशियल तो उसको ये वाले सिंबल से रिप्लेस कर दो, यूनिवर्सल। अगर तुम लोगों को आइडिया नहीं है ना कि दोनों सिंबल क्या है तो वेट फॉर सम टाइम, हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए निगेशन पढ़ते टाइम सिर्फ इतना दिमाग में रखो, ये उल्टा ई दिखा तो उल्टा ए बनेगा, उल्टा ए दिखा तो उल्टा ई बन जाएगा। ठीक है, अगर लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू, ध्यान से सुना इस चीज को, ग्रेटर देन है ना तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है तो हम लगा देंगे, समझा तुम लोगों को। ऐसे अगर लेस देन है तो उसका उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन, लिख दिया। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है, हम लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को। इक्वल टू रहा तो नॉट इक्वल टू, ये कुछ रूल्स हैं जो हमें समझ में आने चाहिए, हमें याद रहने चाहिए, तब हम नेगेशन कर पाएंगे। और फटाफट से इनका यूज़ करना सिखाता हूँ मैं। सबसे बेसिक ये है, नॉट नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, सम को ऑल कर दो, ऑल को सम कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन इज कि राइट द निगेशंस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ऑल मेन आर एनिमल्स, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, ऑल दिखा तो सम बना दो, अभी पीछे दिखाया था ऑल दिखा तो सम, सम दिखा तो ऑल, तो ये ऑल क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। ठीक है, इजी। और उसके बाद सेंटेंस को देखो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब नॉट नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, नॉट है नहीं है तो हम लगा देंगे। तो सम मेन आर नॉट एनिमल्स, सम मेन आर नॉट एनिमल्स, इजी, चिंदी एकदम। नेक्स्ट वाले पे चलो, -3 इज अ नेचुरल नंबर, -3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नॉट नहीं है तो हम नॉट को लगा देंगे। ठीक है, इट इज फॉल्स डेट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब ध्यान से सुनना, इट इज फॉल्स, ये जो है ना ये इक्विवेलेंट होता है नॉट के। इट इज फॉल्स किसके इक्विवेलेंट होता है, नॉट के। तो अगर इट इज फॉल्स लगा हुआ है इसका मतलब नॉट लगा हुआ है, ये नॉट है, ये क्या है, नॉट, ऐसा लिखा हुआ है, नॉट डैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब नागपुर महाराष्ट्र का कैपिटल नहीं है। अब नॉट लगा हुआ है तो हम उसको हटा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। हम क्या लिखेंगे, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, पहले से नॉट है, हमने नॉट को हटा दिया, सिंपल है, इजी है। ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज ट्रू डेट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, उल्टा ही करना है ना तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है क्या है कि इसको हटा ही दो ना, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। पहले बोल रहा था नहीं है, मैंने बोल दिया है। ठीक है, आगे देखो, 2 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू है, हम क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू 5। सिंपल, वेरी चिंदी, एकदम आसान है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है,
सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, उल्टा ए दिखा, मैंने बोला उल्टा ए दिखेगा तो उल्टा ई बनाने का, तो उल्टा ए की जगह उल्टा ई आ जाएगा। बाकी सब कॉपी पेस्ट करते चलते हैं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कॉमा है, फिर n+1 है। अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन दिखा, ग्रेटर देन का उल्टा क्या हो जाता है, लेस देन। यहाँ पे इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो मैं लगा दूंगा, तो उसका उल्टा लेस देन और इक्वल टू में लगा दूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, 0, खत्म हो गया, मेरा आंसर मिल गया, इजी। आगे देखो लिखा हुआ है एग्जिस्टेंशियल। अब एग्जिस्टेंशियल का उल्टा क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब ई का उल्टा ई लगा तो उल्टा ए लगा दो, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n+2 इज ऑड नंबर, लिखा है वो ऑड नंबर है, मैं नॉट लगा दूंगा, मतलब वो ऑड नंबर नहीं है, n² + 2 इज नॉट ऑड नंबर। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आसान है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, रुको 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 1 मिनट, लास्ट वाला देखते हैं हम लोग। लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है कि सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। हम लोग सम के लिए क्या लिखेंगे, ऑल लिख देंगे, बताया था ऑल का सम का ऑल हो जाता है। और उसके बाद देखो सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ है, हम लगा देंगे ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को, मैंने शॉर्ट में लिखा, तुम पूरा लिखना। समझ में आ गया सबको कैसे क्या करना है, कैसे निगेशन करना है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, उससे पहले अच्छा मेरे उसका सोल्यूशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सोल्यूशन इज सिंपल, मैंने तुम्हें बताई दिया, सिर्फ एक आंसर ही लिखना है सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर क्या होते हैं सर जी? पहले देखो दो तरीके के क्वांटिफायर होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल मतलब उल्टा ए, जो अभी मैं तुम लोग को बता रहा था। एग्जिस्टेंशियल यानी कि उल्टा ई, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। उल्टा ए मतलब ऑल, उल्टा ई मतलब सम। मैं कहीं पर भी ए लिख दूं उल्टा मतलब ऑल, मैं कहीं पर भी एग्जिस्टेंशियल वाला लगा दूं तो उसका मतलब होता है सम, यानी कुछ, सारे और कुछ। इसका यूज करना भी सिखाता हूं मैं, कैसे किया जाता है। यहाँ पर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे कि वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन इनटू द ट्रू स्टेटमेंट। सबसे पहला देखो ये हमें बता रहा है कि दिए गए सारे ओपन सेंटेंस, यहाँ पे जितने दिए गए ना सब के सब ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस मतलब हमें नहीं पता कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्यों नहीं पता, देखो यहाँ पर दिया है, ये इक्वेशन दे दी है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है तो डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी ना। मैंने यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू लिखी हुई है क्या, नहीं, तो अगर एक्स की वैल्यू मैं जब तक बताऊंगा नहीं, तुम कैसे बता पाओगे ट्रू है या फॉल्स है? तभी तो एक्स की वैल्यू बताऊंगा, तब तो इसमें पुट करोगे, पुट करने के बाद आंसर आएगा तो तुम बता सकते हो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पर भी एन की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू नहीं पता, वाई की वैल्यू नहीं पता, वाई की वैल्यू, ये सारे इक्वेशन है जहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ों की वैल्यू पता ही नहीं है, तो तुम बता नहीं सकते ट्रू या फॉल्स, इसलिए ओपन सेंटेंस कहलाता है। हमें क्या करना है मालूम, हमें यूज़ करना है क्वांटिफायर्स का, यानी कि उसी उल्टे ए का यानी कि ऑल, या फिर उसी उल्टे ई का यानी कि सम का यूज़ करना है हमें, और हमें इन पूरे ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। इसका ना एक प्रॉपर तरीका होता है, कैसे किया जाता है मालूम है, एक प्रॉपर पैटर्न में लिखा जाता है आंसर को। पैटर्न तुम्हें मैं पहले बताता हूँ, पैटर्न समझो क्या है। देखो तुम्हें यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे इक्वेशन दिया था ये वाला लिखकर, ठीक है, तो तुम ऐसा लिखोगे, कैसा लिखोगे कि यहाँ पे कुछ तो आएगा, यहाँ पे कुछ तो आएगा, इसको छोड़ दो, ये जो लिखा हुआ है ना इसको छोड़ दो, यहाँ पे जो भी लिखा है इसको छोड़ दो, ठीक है। आगे वाला देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट वो इक्वेशन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हर जगह पे यही करना है, सारे क्वेश्चंस में यही करना है। देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट वो जो इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर इज अ ट्रू स्टेटमेंट। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में n दिया हुआ था, n² is greater than equals to 1 is a true statement। n belongs to natural number such that दिया गया इक्वेशन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। y belongs to natural number such that दिया गया स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। y belongs to natural number such that दिया गया इक्वेशन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो एक चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई कि सबका आंसर लिखने में तो सेम आएगा, ठीक है। मतलब ये एक पैटर्न, इसी तरीके से लिखना है हम लोगों को सबके आंसर को, लेकिन हमें खुद से दिमाग किधर लगाना है, दिमाग लगाना है ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल लिखा जाएगा या फिर यूनिवर्सल। देखो कहीं कहीं पे एग्जिस्टेंशियल है, कहीं कहीं पे यूनिवर्सल है, कहीं कहीं पे एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है। ये हमें खुद से पता लगाना है। कैसे पता चलेगा, समझो इस बात को। यहाँ पर आ जाओ, हमें बोला गया था कि कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, जैसे ये ले लेते n² greater than equal to 1।
और हमें बोला जा रहा है कि ये जो भी वेरिएबल है ये हमेशा एक डिफाइंड होगा एन यानी नेचुरल नंबर पे। किस पे डिफाइंड होगा? नेचुरल नंबर यानी ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इन्हें नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। तो अब मुझे इस n के जगह कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखकर दिया हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 1 लेंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 आया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या? हाँ, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 लेते, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ 4 ग्रेटर होता है 1 से। 3 ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 1, राइट है। मैं कोई भी नंबर लूंगा और यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए करेक्ट आ रहा है, सारे के सारे, क्योंकि 1 के लिए करेक्ट आ गया, आगे तो सबके लिए करेक्ट आना है। कोई भी नंबर लूंगा वो ग्रेटर ही होगा 1 से, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जा रही है। इसीलिए जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो यहां पर कौन सा ऑपरेटर यूज किया उसने? यहाँ पे यूज किया उसने यूनिवर्सल। क्या यूज किया? यूनिवर्सल। इसका मतलब है कि ऑल वैल्यूज ऑफ n, कोई भी वैल्यू उठा लो n की नेचुरल नंबर में से, वो स्टेटमेंट के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई भी नंबर उठा लो, ऑल वैल्यूज जो होंगी नेचुरल नंबर की वही स्टेटमेंट के लिए ट्रू होंगी, बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गया तुम लोगों को? क्या है, एक एग्जिस्टेंशियल वाला भी करके बता दूं। देखो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, मान लो ये करते हैं, ठीक है, ये लिखा है y+4 ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद मुझे पता चलेगा y को उधर भेज दूंगा, सॉरी 4 को उधर भेज दूंगा, तो 6 - 4 y ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 4 को उधर भेजा, सॉल्व किया तो यहाँ गया कि y की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू हो सकती है 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, जो भी आ जाएगी वही वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि 2 से बड़ी होने वाली है। अब मुझे बताओ ये सारी वैल्यूज जो हैं ये नेचुरल नंबर में आती हैं? हाँ राइट, आती हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में तो 1 भी आता है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं सेटिस्फाई हो रही है। देखो ना, 1 पुट करके देखो, अगर मैं यहाँ पे y की जगह 1 डाल दूं तो 1 + 4 ग्रेटर देन 6 है क्या? नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 डाल दूं तो 2 + 4 यानी 6 ग्रेटर देन 6 है क्या? नहीं है। अगर मैं 3 डालूंगा तब जाके वो सही आएगा, 4 डालूंगा तो सही आएगा। मतलब वो करेक्ट तो है पर सबके लिए नहीं, 1 और 2 के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर वो सबके लिए नहीं सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए एग्जिस्टेंशियल का यूज किया जाएगा, यानी सम वैल्यूज। ये क्या बोलता है कि सिर्फ कुछ ही वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एग्जिस्टेंशियल ऑपरेटर, मतलब क्वांटिफायर। तो यहाँ पर आ गया एग्जिस्टेंशियल, समझा तुम? देखो यहाँ पर आ गया एग्जिस्टेंशियल। ऐसे ही सारे तुम लोगों को सॉल्व करने अपने हिसाब से। देखो मैं तुम लोगों को बता भी देता हूँ, कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लो, सॉल्व करके देखो, यहाँ पर 3y - 2 < 9, 2 को उधर भेज दो तो 3y < 9 + 2 11 हो जाएगा। 3y < 11, 3y < 11, वहाँ पे 3 भेज दो अपॉन में 3, कि y की वैल्यू छोटी होगी यानी लेस होगी या फिर इक्वल होगी 11/3 के। अगर मैं कैंसल आउट करूँ 11/3 को तो 3 3 × 9 आ जाएगा, 0.2 बचा, और 2 के लिए 3 पॉइंट लिया तो 20, तो 3 6 20 ना, 3 6 18, फिर 2 बचा 6, ऐसा आएगा कि y की वैल्यू छोटी होगी या फिर इक्वल होगी 3.66 से। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 2 1, यही हो सकती है। 4 5 6 7 8 9 ये सारे क्या हो गए? तो छूट गए। मतलब सारे वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाले हैं क्या? नहीं, सिर्फ जो 3 से छोटी वैल्यू होगी वही सेटिस्फाई करेगी। इसीलिए ये यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज हो जाएगा? एग्जिस्टेंशियल। यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज हो जाएगा? एग्जिस्टेंशियल। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। और आंसर लिखना कैसे है वो अगले वाले पेज पे तुम लोगों को मैंने दिखा दिया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ b = दिस, यहाँ पे हमें दे दिया है कि ये एक b सेट है जिसमें वैल्यूज है। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताओ ये सारे स्टेटमेंट्स का ट्रुथ वैल्यू क्या होने वाला है? तो देखते हैं जरा क्या ट्रुथ वैल्यू आ रहा है। सबसे पहला बोलता है कि ऑल x बिलोंग्स टू b, मतलब b की सारी वैल्यूज जो हैं, यहाँ पर x इज अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर है। b की सारी वैल्यूज एक प्राइम नंबर है, यही बोल रहे हैं हम लोगों को। तो देखते हैं, 2 प्राइम नंबर है, हाँ। 3 प्राइम नंबर है, हाँ। 5 प्राइम नंबर है, हाँ। 7 प्राइम नंबर है, हाँ। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला? सारी वैल्यूज b की प्राइम नंबर है।
अब उसमें एक वैल्यू पे अगर छूटी तो इसने जो बोला गलत हो गया ना, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सिर्फ हमें इतना तो बताना है। यहाँ पर देखो बोलता है कि एग्जिस्टेंशियल यानी सम वैल्यूज ऑफ एन, कुछ ही वैल्यूज जो एन की हैं जो हम लोग बी में से निकालेंगे यानी इसमें से निकालेंगे, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिर्फ कुछ के लिए बोला। अब अगर सम बोला ना तो हम लोग चेक करेंगे, अगर एक भी सेटिस्फाई हो गया तो सही है भाई, क्योंकि सम का मतलब कोई गिनती नहीं होती 1 2 3 4 5 6 7 8, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो सम सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर n+6 ग्रेटर देन 12 ऐसा लिखा हुआ है, तो n ग्रेटर देन 6 को वहां पे भेज दो, तो 12 - 6 n ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 6, n की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। क्या 6 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पर है, हाँ है 7 है। एक वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये ट्रू, क्योंकि सम वाले केस में एक ने भी सेटिस्फाई किया तो चल जाएगा। यहाँ पर भी देख लो क्या लिखा है, ये दिया है कंडीशन 2n + 2 < 4, तो वहाँ पे भेज दो, तो 4 - 2 तो 2n < 2 हो जाएगा, वहाँ पे भेजूंगा तो 2 / 2 n < 1, ये आ गया हम लोगों को। अब मैं देखता हूँ n की वैल्यू क्या बोला, <1, 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या इसमें 1 से छोटी कोई वैल्यू है, नहीं है, इसमें 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बोल रहा है कि सम वैल्यूज ऐसी हैं जो सेटिस्फाई करती हैं कंडीशन को, पर मैं देख रहा हूँ ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एक भी वैल्यू ने उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फिर यहाँ पर देख लो ऑल वैल्यूज ऑफ बी, यहाँ पर क्या y² इज नेगेटिव, y में कोई भी वैल्यू ले लो b की तो वो एक नेगेटिव आएगा उसका स्क्वायर करने पे। इसमें स्क्वायर करते हैं जरा, 2 का स्क्वायर 4 नेगेटिव है नहीं, 3 का स्क्वायर 9 नेगेटिव है नहीं, किसी का भी नंबर का स्क्वायर करूंगा नेगेटिव नहीं आने वाला है आंसर। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, फॉल्स है। फिर यहाँ पे बोलता है ऑल वैल्यूज ऑफ y विच बिलोंग्स टू b, वहाँ पर y - 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y - 5 जो है वो क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं, 2 है तो 2 डाल के देखते हैं, 2 - 5 - 3, क्या -3 एक नेचुरल नंबर आया, नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, -3 कहाँ से आ गया। और इसने बोला था सारी वैल्यूज नेचुरल नंबर आएंगी इस इक्वेशन के अंदर, पहली वैल्यू ही नहीं आ गई, अब नहीं आई तो मतलब नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को? आई होप तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, थोड़ी बहुत नहीं मतलब पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, उस बेसिस पे तुम्हें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते, आंसर लिखना कैसे हो मैंने यहाँ पे सब दिखा दिया तुम लोगों को, सेम ऐसा तुम्हें एग्जाम में लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे देखो अगला टॉपिक इज ट्रुथ टेबल्स। यहाँ पे कुछ बातें रिमेंबर करनी चाहिए हमें, जो हमने अभी भी थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी, कि एंड वाले केस में क्या होता है, दोनों ट्रू आएंगे तो आंसर ट्रू आता है, बोला था एक लाइन याद रखना, बाकी सारे फॉल्स आते हैं। ठीक है, और वाले केस में क्या होता है, दोनों फॉल्स होते हैं तो आंसर फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। इफ देन वाले केस में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स आता है, बाकी सारे ट्रू ही रहते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ में सेम रहा तो ट्रू आता है, डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स आता है। मैंने अभी याद करवाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ रहे थे तब। ठीक है, फिलहाल इसको एक बार दोबारा देखो, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाने में ये काम आता है। ठीक है, स्टार्ट करते, चलो। ट्रुथ टेबल बनता है कैसे, तुमने बनाया होगा पहले भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ 2 हम लोगों को स्टेटमेंट्स दिए गए, पी और क्यू, तो पी और क्यू के लिए हम लोग ऐसा टेबल बनाएंगे, पी में 2 टी 2 फॉल्स, फिर क्यू में TF TF TT FF TF TF। ठीक है, ऐसा हो जाता है, ऐसे 4 रो का बनते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स में पी क्यू आर तीनों दिया हुआ है ऐसे, तो 4 बार टी 4 बार है, फिर 2 बार टी 2 बार एफ 2 बार टी 2 बार एफ TF 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 TF। ठीक है, ऐसे लिखना होता है हम लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। अच्छा, ट्रुथ टेबल को सॉल्व करने के बाद, पूरा ट्रुथ टेबल सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब आंसर्स आते हैं, अगर वो सारे ट्रू आ गए तो टॉटोलॉजी, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टॉटोलॉजी। अगर सारे फॉल्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर लास्ट में जो आंसर्स आ रहे हैं वो मिक्स्ड है, मतलब थोड़े ट्रू है थोड़े फॉल्स है, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, वो स्टेटमेंट पैटर्न्स है, किसी को पूरा ट्रू आया तो टॉटोलॉजी, पूरा फॉल्स आया तो कॉन्ट्राडिक्शन, ट्रू फॉल्स मिक्स आ गया तो कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा, एक्सरसाइज 1.8 में से लिया, लिखा एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज अ टॉटोलॉजी। बताओ कि ये टॉटोलॉजी वाला स्टेटमेंट पैटर्न है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला है, या फिर कॉन्टिंजेंसी। क्या कंडीशन आनी चाहिए, मतलब क्या कंडीशन आएगी, वो हमें पूछ रहा है। इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पी, तो हम लिख देते हैं पी, इजी। फिर लिखा हुआ है क्यू, तो हम लिख देते हैं क्यू। पहले तो पी क्यू लिख दिया मैंने, क्वेश्चन के अंदर आर है क्या, नहीं है, तो हम लोग पी क्यू लिख देंगे पहले। और पी क्यू को कैसे बनाया जाता है मालूम है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे बनाते हैं, इसके आगे की जरूरत नहीं हम लोगों को। ठीक है,
अब हम लोग बनाना कैसे चालू करेंगे, पी क्यू एक बार तुमने लिखा ना, फिर एक बार चेक करो निगेशन है क्या, पहले निगेशन देखने का, निगेशन है क्या, हाँ ये देखो निगेशन क्यू दिख रहा है, निगेशन पी भी दिख रहा है, निगेशन क्यू दोबारा आ गया, लेकिन एक बार मैं देख चुका हूँ कि पी का भी निगेशन की जरूरत पड़ेगी और क्यू के भी निगेशन की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों बना लेंगे, निगेशन पी के लिए भी बना लेंगे और निगेशन क्यू के लिए भी बना लेंगे। निगेशंस पहले बना लो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं होता, सिर्फ निगेशन पी की ज़रूरत पड़ रही होती तो सिर्फ ये बनाता, सिर्फ निगेशन क्यू की ज़रूरत पड़ रही होती तो सिर्फ ये बनाता, एक की भी ज़रूरत नहीं होती तो एक भी नहीं बनाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो निगेशन पी मतलब पी का उल्टा, तो पी का उल्टा क्या, ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, क्यू का निगेशन है नहीं, क्यू का उल्टा, तो ट्रू फॉल्स उल्टा आ जाएगा फॉल्स ट्रू, सिंपल आसान है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अब हमें ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे, एक बार जब ये सब बन जाता है, एक बार पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, तो ब्रैकेट बनाना चालू करो। तो ब्रैकेट किधर है, ये रहा, तो पहले ये वाला ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। तो अब ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, इसमें पी है, पी मतलब किधर, ये रहा, इसमें निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू किधर है, ये रहा, तो मुझे इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेके सॉल्व करना है, और बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, एंड के रूल अप्लाई करने हैं। याद रखना एंड वाले में क्या होता था, दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू आता है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स आता है, तो चेक करते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू क्या आ जाएगा, फॉल्स, सिर्फ ट्रू आया, बाकी सारे क्या आ गए, फॉल्स आ गया, सिंपल, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अगला वाला देखें, अगला वाला ये रहा ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी एंड कलर्स, पी एंड निगेशन क्यू, सॉरी निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो यहाँ पे दो हम लोगों को कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, एक निगेशन पी वाला, एक निगेशन क्यू वाला, और दोनों के बीच में एंड करना है, तो एंड वाले केस में रिमेंबर ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। तो चलो देखते हैं, फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फिर फॉल्स ट्रू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फिर ट्रू फॉल्स क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली फॉल्स आ जाएगा, सिर्फ ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, सिंपल है, आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में एक बार देखो सारे ब्रैकेट्स बन गए, खत्म हो गया, तो लास्ट में क्या करने का, पूरा साथ में लिख देने का वो स्टेटमेंट, तो पी एंड निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, पूरा साथ में लिख दिया। और अब देखते हैं, उसमें दो ब्रैकेट्स हैं, देखो ना, ये एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का कॉलम किधर है, ये रहा, ये दूसरे वाला ब्रैकेट का कॉलम किधर है, ये रहा, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, कंडीशनल, और कंडीशनल में याद रखना पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, ठीक है। तो अब कंडीशनल, इसको हटा देता हूँ मैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। देखते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, इस लाइन को याद रख लेना, ठीक है। कंडीशनल करना है, तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये केस में क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है आंसर, तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉल्स ट्रू भी ट्रू आ जाएगा, सिंपल है, आसान है। अब मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए स्टेटमेंट पैटर्न, एक मिनट को चलो जाने दो, कॉल आ रहा है, ठीक। स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, फिर कॉन्टिंजेंसी है, तो हमें साथ साथ दिखाई दे रहा है, इट इज कॉन्टिंजेंसी, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी, क्योंकि मिक्स्ड आंसर्स आए, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पूरा फॉल्स, टॉटोलॉजी मतलब पूरा ट्रू, कॉन्टिंजेंसी मतलब मिक्स, यहाँ पे मिक्स आंसर आया, लास्ट वाला देखने का, सिर्फ लास्ट वाला, ठीक है, इसके बेस पे डिसाइड करने का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है ट्रुथ टेबल से कि यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई, दो ऐसा दिया रहेगा, एक अलग स्टेटमेंट पैटर्न, दूसरा अलग स्टेटमेंट पैटर्न, बीच में ये साइन लगा दिया, ये किसका साइन है, इक्विवेलेंट का साइन है। तो बताइए ट्रुथ टेबल बना के कि ये पहला वाला स्टेटमेंट पैटर्न, दूसरा वाला स्टेटमेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट, तो कैसे बताया जाएगा, वेरी सिंपल, पहले ना कुछ समय के लिए उस साइड देखो ही मत, मतलब ये है ही नहीं, सिर्फ इतने पे फोकस करो, सिर्फ इतने पे फोकस करो, पहले वाले स्टेटमेंट पैटर्न पे। तो इसमें पी क्यू आर तीनों दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मैं बना दूंगा पी क्यू और आर, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये कैसे बनेगा, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। और अगर तुम लोगों को
पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। ये तो वन शॉट अगर तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ विजिट अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप। वहाँ पे तुम लोगों को मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा। एक बहुत रीजनेबल अमाउंट में तुम लोग उस कोर्स को खरीद सकते हो, क्योंकि अभी भी टाइम है। वैसे तो मैंने सारे लेक्चर्स लाइव लिए थे, पर अभी लाइव नहीं चालू हुए, लेकिन फिर भी सबका रिकॉर्डिंग वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ हैव अ लुक एट इट अगर तुम्हें ज़रूरत है तो। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो PQR यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग इस स्टेटमेंट पैटर्न को बनाना चालू करते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या निगेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी देख लेता हूँ, वहाँ पर भी, ताकि बाद में मुझे वापस ऐसा रोना नहीं पड़े, ठीक है। तो निगेशंस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाना चालू करता हूँ। इसमें ब्रैकेट इधर तो है नहीं, सिर्फ इधर है Q एंड R। तो एक ब्रैकेट बनाता हूँ मैं Q एंड R, ठीक है। किधर है Q, देखो ये रहा Q, किधर है R, ये रहा R। बीच में एंड वाले केस में याद रखना ट्रू एंड ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, ये आ जाएगा फॉल्स, ये क्या आ जाएगा फॉल्स, ये क्या आ जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ये क्या आ जाएगा फॉल्स, ये क्या आ जाएगा फॉल्स, और ये भी क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें और कोई भी ब्रैकेट बनाने लायक बचा हुआ नहीं है। अब इसमें डायरेक्टली फाइनल बनेगा, तो ये पूरा एक साथ बना देंगे, तो बन जाएगा P और Q एंड R। तो अब यहाँ पे दो कॉलम्स की जरूरत हमें पड़ेगी, एक P की और एक Q एंड R की, क्योंकि Q एंड R का कहाँ पर है, ये रहा। अब बीच में और लगा हुआ है, तो और वाले केस में याद रखना कि सिर्फ फॉल्स 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 होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रू। ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रू। ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। देखो दोनों फॉल्स आ गया तो फॉल्स आएगा, देखो दोनों फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ गया, देखो दोनों फॉल्स आ गया तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सिंपल है, आसान है, ठीक है। अब चलो इसको हटा देते हैं। अब हमारा पहला स्टेटमेंट पैटर्न बनके रेडी है। देखो ये वाला रेडी हो गया, लेकिन दूसरा वाला भी बनाना है। और वो कहाँ पे बनाएंगे, अलग से टेबल बनाएंगे क्या उसके लिए, नहीं नहीं नहीं, इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ अभी, इसको थोड़ा सा ऊपर हटा देते हैं हम लोग, ऊपर कर देते हैं इसको। तुम भी ऊपर चले जाओ, तुम भी ऊपर चले जाओ, ठीक है। हम लोग आगे टेबल कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब ये बनाना चालू करते हैं। तो पहला हमें कॉलम चाहिए P और Q का, तो बनाता हूँ मैं P और Q। फिर दूसरा हमें कॉलम चाहिए P और R का, तो वो भी बना देता हूँ P और R। इन दोनों को फिलअप कर देते, ठीक है। तो P और Q, P Q कहाँ पर है, ये रहा P, ये रहा Q, इन दोनों को करते हैं, ठीक है। बीच में और लगा है, मतलब फॉल्स 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 होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। तो ट्रू 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 ट्रू, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, लास्ट के दो फॉल्स आएंगे, बाकी सब क्या आ जाएंगे ट्रू। तो लिख देते हैं हम लोग, सारे ट्रू हैं, लास्ट के दो क्या है, फॉल्स है। इजी, आसान था, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अगला क्या है, P और R। तो पहला P है और दूसरा R है, और बीच में और लगा हुआ है, मतलब वही सेम रूल, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। तो देखते जाओ, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स है लास्ट में, बाकी सारे ट्रू हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर से फॉल्स है, ठीक है। तो हमने वो पैटर्न याद कर लिया था, क्योंकि यहाँ से बार बार वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है। हमारा काम हो चुका है। एक लास्ट बचा, वो पूरा एक साथ बनाएंगे, तो अब उसको देखते हैं एक साथ बना के। तो ये हो जाएगा P और Q एंड P और R। यहाँ पे दो हमारे स्टेटमेंट्स का यूज़ होगा, दो कॉलम्स का यूज़ होगा, एक ये और एक ये। अब बीच में एंड लगा है, एंड के लिए क्या हो जाता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। इजी, आसान है एकदम। अब क्या करोगे मालूम है, अब ना सारे तुम्हारे जो कॉलम्स बने उनको एक नंबरिंग दे दो। देखते जाओ ऐसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8। ऐसे सबको कॉलम्स को क्या करो, एक नंबर दे दो। यहाँ पे लिखो फ्रॉम कॉलम डैश एंड डैश। अब यहाँ पे दो कॉलम्स का नाम लिखा जाएगा, किसका, पहले वाला आंसर कौन से कॉलम में आया, दूसरा वाला कॉलम कौन से आंसर में आया, ठीक है, कौन से में आंसर है हमारा, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट पैटर्न जो था, इसका आंसर किधर आया, इधर पे कॉलम नंबर 5 में, ठीक है। एंड दूसरा वाले का कहाँ पे आया, 8 में।
फ्रॉम 5 and 8। अब इन दोनों को चेक करो, क्या दोनों इक्वल आए हैं? 5 वाले में देखो सारे ट्रू हैं, लास्ट में 3 फॉल्स हैं। 8 वाले में चेक करो, सारे ट्रू है, लास्ट में 3 फॉल्स है, दोनों एकदम सेम है। तो फ्रॉम 5 and 8 इट इज क्लियर डैट, और अब यहां पे तुम लिख दोगे अपना पूरा क्वेश्चन। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था ना, P और Q and R इज इक्विवेलेंट टू P और Q, फिर P और R, अब बीच में एंड था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, ऐसा लिखकर हमारा काम हो गया, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने तुम्हें सिखा दिया ट्रुथ टेबल से। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इज डुअल। देखो ट्रुथ टेबल का टॉपिक खत्म, इतना ही था। डुअल के बारे में पढ़ते हैं, महाचिंदी टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है, कुछ नहीं करना होता। डुअल लिखने बोला ना, जहां पे एंड है वहां पे और लगा दो, जहां पे और है वहां पे एंड लगा दो। सिंबल्स में अगर वर्बली लिखा है तो भी सेम काम, एंड की जगह और की जगह एंड लगा दो। अगर कहीं पर सी लिखा है, स्मॉल लेटर सी, स्मॉल लेटर सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और स्मॉल लेटर टी कहीं लिखा है, यानी कि टॉटोलॉजी। यार ना, मैं कैपिटल टी कैपिटल एफ की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल एफ आर ट्रू एंड फॉल्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। सी टी कॉन्ट्राडिक्शन टॉटोलॉजी स्मॉल लेटर्स में, तो सी की जगह टी लिख दो, टी की जगह सी लिख दो, सिंपल आसान है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, तुम बेटर समझ पाओगे। यहाँ पर देखो, राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिख रहा है मुझे, तो P बीच में और है, मैं लिख दूंगा एंड Q, फिर यहाँ पे और है, मैं लिख दूंगा एंड R। एकदम कॉपी पेस्ट किया, एंड की जगह और की जगह लगा दे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एकदम क्या हो जाएगा, ये देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग जाएगा एंड, यहाँ पे लग जाएगा और, यहाँ पे लग जाएगा एंड, यहाँ पे लग जाएगा एंड, हमारा काम खत्म हो जाएगा। सिंपल है, सॉरी यहाँ पे और लग जाएगा, सिंपल है, काम खत्म, इतना ही करना है। निगेशन विगेशन पे हाथ नहीं लगाना, सेम कॉपी पेस्ट, बस एंड की जगह और की जगह एंड, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, वर्बली भी दिया जाता है, बोलता है डुअल लिखो और ऐसे वर्बल स्टेटमेंट्स होते हैं। क्या करोगे, ये बीच में लिखा है 13 इज अ प्राइम नंबर एंड, इसकी जगह और लगा दो, तो 13 इज अ प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, काम खत्म, मिल गया आंसर। करीना इज अ वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर, ठीक है, और की जगह पे एंड आ जाएगा। राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, तो एंड की जगह क्या लिख दोगे, और लिख दो, राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, ठीक है। अ नंबर इज रियल नंबर एंड की जगह क्या लिख दोगे, और। अ नंबर इज अ रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, सिंपल है, एंड की जगह और की जगह एंड, सिंपल, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ निगेशन। निगेशन जो हमने पढ़ा था इससे पहले, वो बहुत सिंपल सा था कि अगर एक सेंटेंस दिया होता था, नॉट रहता था तो हटा देते थे, नहीं रहता था लगा देते थे, सम की जगह ऑल की जगह सम, कुछ हिंदी विंदी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ऐसे, इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू। अब थोड़ा सा ऊपर चलते, ठीक है। यहाँ पे क्या मालूम है, हम लोग रूल्स पढ़ेंगे ऑफ निगेशन, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स का निगेशन निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला दिया है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन यानी एंड होता है। तो अगर तुम्हें लिखा हुआ है P और Q और बीच में एंड है, देखो ऐसे एंड, और इस पूरे का निगेशन निकालने बोला गया, तो उस केस में आंसर कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ये जो निगेशन है एक बार P के साथ जाता है, निगेशन P, यही निगेशन एक बार Q के साथ जाता है, तो निगेशन Q, और ये जो एंड है ये बन जाता है और, ठीक है। दिस इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ऐसे ही अगर P लिखा है Q लिखा है, बीच में और है, और यानी डिसजंक्शन, और उसका निगेशन करने बोला तो क्या है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो कैसे किया जाता है, निगेशन P पे भी जाएगा Q पे भी जाएगा, बन गया। ये जो बीच में और दिख रहा है ना, अभी क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, सिंपल है, आसान है, ठीक है। और फिर आता है, अगर P है Q है, बीच में कंडीशनल लगा, देखो एरो यानी कंडीशनल, इसका निगेशन करने बोला तो दिस इज कॉल्ड एज निगेशन ऑफ कंडीशनल। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सिंपल है, P Q के बीच में एंड आ जाता है, एरो हटेगा, कंडीशनल हटेगा, एंड आ जाएगा, और निगेशन पता है किसके पास जाएगा, जिस साइड में एरो है। तो एरो कौन से साइड में, एरो तो Q के साइड में, तो निगेशन भी Q पे चला जाएगा, तो P एंड निगेशन Q, ठीक है, इजी है। अब यहाँ पर देखो, P और Q लिखा है, बीच में डबल एरो यानी डबल कंडीशनल, सॉरी डबल इंप्लीकेशन, बाई कंडीशनल, ठीक है। तो अगर इसका निगेशन करने बोला तो दिस इज कॉल्ड एज निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। तो यहाँ पर क्या होता है मालूम है, यहाँ पे एरो को देखो ना, एरो P के साइड पे भी पॉइंट कर रहा है, Q के साइड पे भी पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग P और Q के बीच में एंड लगा देते हैं, एक बार P पे निगेशन लगाते हैं और एक बार Q पे निगेशन लगाते हैं, तो दिस इज समथिंग P एंड निगेशन Q। एक बार किस पे लग गया निगेशन, Q के ऊपर,
फिर क्यू एंड निगेशन पी, एक बार निगेशन किस पे लग गया, पी के ऊपर, अब बीच में क्या आ जाता है, और। ये रूल्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, विच इज नॉट वेरी हार्ड टू रिमेंबर, बहुत ही चिंदी अगर तुम इन्हें समझ लो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पर देखो फटाफट से, एक्सरसाइज 1.8 हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। ठीक है, सबसे पहली चीज समझो कि ये जो स्टेटमेंट दिया है हमें क्या करना है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका निगेशन बताना है। सबसे पहली चीज ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, कैसे पता चला, लिखा ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। ये इफ देन का क्वेश्चन है, पर अच्छे से लिख कर नहीं दिया, पहले इसको अच्छे से लिखते हैं। कभी भी हमारे लिए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा तो हमें समझ में आएगा, इफ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इफ इट इज नाइट, इफ इट इज नाइट देन आगे चल के मैं लिखूंगा कि ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। ठीक है, पहले तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, अब हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो निगेशन ही करने बोला है, पर प्रोसेस लंबा है क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है, डबल है। तुम बोलोगे सर इससे पहले भी निगेशन करवाया था, सम का ऑल का सम करते थे, नॉट हटाते लगाते थे, वो क्या था, वो सिंपल स्टेटमेंट था ना, सिंगल स्टेटमेंट होता था। यहाँ पे एंड और वगैरह नहीं लगे होते थे, यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। तो पी आ जाएगा इट इज नाइट, क्यू आ जाएगा ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, और इफ देन के लिए बीच में क्या लग जाएगा, कंडीशनल। अब इसका निगेशन करना है, तो ठीक है इसका निगेशन करना है। अब इसका निगेशन क्या आता है, अभी बताया था कि जो निगेशन होता है वो उस साइड में चला जाता है जिसके ऊपर एरो, एरो किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर है, तो निगेशन चला जाएगा क्यू के साथ। और ये जो सिंगल एरो है मतलब कंडीशनल, इसकी जगह क्या आ जाता है, एंड। यही था, हमने अभी भी पढ़ा था, दिस इज द रूल निगेशन ऑफ कंडीशनल, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्बली लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन कैसा दिया था, वर्बली दिया था। तो हम लिखेंगे पी यानी कि इट इज नाइट, इट इज नाइट, एंड ये किसका सिंबल है, एंड का है, तो एंड। क्यू निगेशन, तो मतलब ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, ये क्यू है, निगेशन यानी नॉट लगा दो, तो ऑल द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, ऑल द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। अच्छा ऑल द स्टार्स नहीं, देखो यहाँ पे जरा, हमें क्यू का निगेशन करना है ना, तो जब इसका निगेशन करोगे, सिंपल स्टेटमेंट है तो सिंपल वाले रूल सारे लगेंगे। ऑल क्या बन जाता है, सम बन जाता है, तो सम स्टार्स, ठीक है, और नॉट नहीं है तो लगा दो आर नॉट शाइनिंग, आर नॉट शाइनिंग, सिंपल, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इजी है, आसान है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसका आंसर एग्जैक्ट लिखना कैसे था वो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो एक बार। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया एक्सरसाइज 1.8, सेम वही निगेशन के रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। मैं तुम्हें कोई भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे अपने आप ही। ठीक, ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। रूल्स ऑफ निगेशन का यूज करो और इन सबके निगेशन निकालो। तो ओवरऑल हमें बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन दिया है पी कंडीशनल आर ब्रैकेट में एंड क्यू, और हमें बोला जा रहा है इसका निगेशन निकालो। तो कैसे निकाला जाएगा, बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे निगेशन, क्योंकि हम निगेशन निकाल रहे हैं, और इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। निगेशन कभी भी अटैक करता है बीच वाले कनेक्टिव के ऊपर। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये देखो, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इनके बीच में कनेक्टिव कौन सा है, एंड। कौन सा है, एंड। एंड को क्या बोला जाता है, कंजंक्शन। तो यहाँ पे रूल लगेगा निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, क्योंकि निगेशन किसका कर रहे हैं, कंजंक्शन का। और रूल क्या था कि इस पे भी निगेशन चला जाता है, इस पे भी निगेशन चला जाता है, और एंड क्या बन जाता है, और। तो इस पे निगेशन आ जाएगा, ठीक है, इस पे भी निगेशन आ जाएगा, और एंड क्या बन जाएगा, और। अभी भी रूल्स में पढ़ा था हमने कि पी एंड क्यू रहता था, तो निगेशन भी निगेशन क्यू बीच में और आ जाता था। तो वैसे ये भी निगेशन बीच में और आ गया। ठीक है, रूल लग गया, इजी था। ठीक है, चलो सेकंड देखो, अब क्या हो जाएगा, ये निगेशन और अंदर कहीं जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। लेकिन ये जो निगेशन ये अंदर जा सकता है भाई साहब, ये किस पे जा सकता है, ये जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। तो अब ये इसके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा निगेशन ऑफ कंडीशनल, क्योंकि कंडीशनल का निगेशन किया जा रहा है। तो कंडीशनल का निगेशन कैसा होता था, जिस साइड एरो है वो निगेशन आ जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, ये पहला वाला एज इट इज रहेगा। हो गया, ऐसे ही होता था। तो ये अंदर गया, ऐसे बन गया, और बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो।
अब मुझे बताओ कहीं पे कोई निगेशन बचा जो अंदर जा सकता है? ये है, अंदर जा सकता है, कहीं पे नहीं अंदर जा सकता है, नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना चिंदी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा थर्ड वाला करा देता हूँ तुम्हें। तुम बोलोगे सर बड़ा नहीं करवा रहे हो, तो मैं थर्ड वाला करवा देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि निगेशन P एंड Q, एक ब्रैकेट में, फिर एंड निगेशन Q है और निगेशन R है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। हमें करना है इसका निगेशन, ठीक है। तो हम करते हैं, सबसे पहला काम, निगेशन किधर अटैक करता है? बीच वाले कनेक्टिव पे, बीच में एंड है, एंड का क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। निगेशन ऑफ कंजंक्शन, एंड का और बन जाएगा, इन दोनों पे निगेशन चला जाएगा, तो ये और हो गया, और यहाँ पे आ गया निगेशन, यहाँ पर भी क्या आ गया? निगेशन। सिंपल, आसान है। आगे देखते हैं, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यार ये निगेशन फिर यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये वाला निगेशन भी अंदर अटैक कर देगा अपने, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा निगेशन ऑफ कंजंक्शन। मतलब एंड पे लग रहा है तो कंजंक्शन के लिए क्या होता है? दोनों पे निगेशन जाता है, क्यू के साथ भी निगेशन गया, ये निगेशन पी के साथ भी निगेशन जाएगा, देखो इसके साथ भी एक निगेशन चला जाएगा। अब बीच में एंड की जगह क्या आ जाएगा? और आ जाएगा, ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। फिर बीच में और, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये निगेशन अंदर जाएगा, ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन है, और का एंड बन जाएगा, और इन दोनों पे निगेशन चला जाएगा, तो निगेशन क्यू के साथ भी निगेशन चला गया और निगेशन आर के साथ भी निगेशन चला गया, ठीक है, इजी है। आगे देखते हैं, देखो डबल निगेशन गायब हो जाता है, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है वैसे, तो डबल निगेशन गायब, सिर्फ पी बचेगा और निगेशन क्यू, डबल निगेशन गायब हो जाएगा, डबल निगेशन गायब हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। और कोई निगेशन बचा नहीं ना अंदर जाने के लिए, हमारा आंसर मिल गया हमें। चिंदी था, आसान था, ठीक है। इसका आंसर एग्जैक्ट लिखना कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया है। हर लाइन में ना तुम्हें बताना पड़ता है तुम कौन सा रूल यूज़ कर रहे हो, तो वो नाम मैंने तुम्हें ऑलरेडी वहाँ पे बताए थे, पर कैसे लिखना वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो अगला टॉपिक आ जाता है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ टाइम में ही, जिसमें मैं सॉल्व करवाऊंगा पिछले 5 साल के पेपर में लॉजिक चैप्टर्स से, चैप्टर वाइज बनाऊंगा, सारे चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन आए, एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर तुम देखना कि ये जो टॉपिक है ना कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव टॉपिक का नाम है, और बहुत चिंदी सा टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है? एक स्टेटमेंट देखो, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ इफ देन वाले स्टेटमेंट्स पे ही अप्लाई होता है। इफ देन मतलब जिनमें बीच में कंडीशनल लगा होता है, सिर्फ इन्हीं पे अप्लाई होता है, और कहीं पे अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्या होता है कि अगर हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ पी देन क्यू, पी और क्यू की जगह कोई भी स्टेटमेंट होगा, जैसे इफ आई एम अ गुड बॉय देन यू आर अ बैड बॉय, ठीक है, ऐसा कुछ लिख कर दिया है, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पी कंडीशनल क्यू, इफ देन है ना, तो पी क्यू और बीच में एरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे उसका कन्वर्स लिखना है, तो कन्वर्स में पता है हम क्या करते हैं? हम पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे इफ क्यू देन पी। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था? इफ आई एम अ गुड बॉय देन यू आर अ बैड बॉय। अब मैं क्या लिखूंगा कन्वर्स के टाइम पे? इफ यू आर अ बैड बॉय देन आई एम अ गुड बॉय। उल्टा कर दूंगा, पी और क्यू की जगह इंटरचेंज कर दूंगा। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखा जाए तो पी कंडीशनल क्यू था ना, वो क्यू कंडीशनल पी बन जाएगा, ठीक है। दिस इज कन्वर्स। इनवर्स में क्या हो जाता है मालूम है? पी अपनी जगह पे रहता है, क्यू अपनी जगह पे रहता है, दोनों पे नॉट लग जाता है। तो इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, इफ आई एम नॉट अ गुड बॉय देन यू आर नॉट अ बैड बॉय, ठीक है। दोनों में क्या लग जाएगा? नॉट। पोजीशंस नहीं बदलती, दोनों पे निगेशन लग जाता है, नॉट लग जाता है। सिंबॉलिकली देखोगे तो पी क्यू अपनी जगह पे, दोनों पे निगेशन लग गया, निगेशन पी कंडीशनल, निगेशन क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि पोजीशन भी इंटरचेंज हो गई और निगेशन भी लग गया, नॉट भी लग गया। तो पहले पी क्यू का क्यू पी हो गया और नॉट भी लग गया दोनों में। तो इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, इफ यू आर नॉट अ बैड बॉय देन आई एम नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, सिंपल है, आसान है। इसको सॉल्व करते कुछ क्वेश्चंस इनके यहाँ पर देखो। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.8 में इसके क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये दिया है क्वेश्चन, ऐसा देता है, राइट द कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स का देता है, बोलते हैं सिर्फ कन्वर्स और इनवर्स लिखो, लेकिन बहुत रेयरली, जनरली 3 मार्क्स का ही आता है। तो यहाँ पर देखो, इफ इट्स नोस, ये मेरा पी हो गया, देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये मेरा क्या हो गया? क्यू हो गया। तो बीच में इफ देन लगा हुआ है, तो पी और इफ देन यानी कंडीशनल क्यू। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे लेट पी और पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर क्यू पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर लिखेंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इनका?
पी कंडीशनल क्यू। अब हम लिखना चालू करेंगे, पहले कन्वर्स, तो कन्वर्स क्या आ जाएगा, क्यू कंडीशनल पी, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो, क्यू कंडीशनल पी मतलब दोनों की पोजीशन इंटरचेंज, और फिर वर्बली भी लिख कर बताओ उनको। तो वर्बली क्या आएगा, इफ, अब पहले क्यू वाला स्टेटमेंट आएगा, तो क्यू क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन हम लोग क्या लिखेंगे, इट स्नोज। दोनों स्टेटमेंट की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, क्यू कंडीशनल पी हो गया, दोनों पोजीशन की स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। फिर हम इन्वर्स लिखेंगे, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, दोनों अपनी पोजीशन पे रहेंगे लेकिन दोनों में निगेशन लग जाएगा, ठीक है, मतलब निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। तो इफ, पहले पी देखते, पी क्या था, पी था हमारा इट स्नोस, अब उसमें निगेशन लग गया तो नॉट आ जाएगा, इट डज नॉट स्नो। तो इफ इट डज नॉट स्नो देन क्यू पे भी निगेशन लगेगा, तो क्यू क्या था, दे डू नॉट ड्राइव द कार, पहले से नॉट है तो नॉट का निगेशन, पहले से नॉट रहता है तो निगेशन में नॉट हट जाता है, तो दे ड्राइव द कार, दे ड्राइव द कार, सिंपल आसान है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख देते हैं, सिंपल, बस वही एक बच गया हमारा। तो लास्ट हम लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज कि पोजीशन भी इंटरचेंज करो, मतलब क्यू यहाँ पर आ जाएगा, पी वहाँ पर चला जाएगा, और निगेशन भी लगा दो दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों काम कर दो। ये मैं निगेशन कैसा बना रहा हूँ, निगेशन, ठीक है, दोनों काम कर दो। तो अब लिखते हैं, पहले क्यू लिखेंगे वो भी निगेशन के साथ। तो क्यू क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार, निगेशन करने पे नॉट हट जाएगा तो दे ड्राइव द कार। तो पहला आएगा इफ दे ड्राइव द कार, इफ दे ड्राइव द कार देन पी पे निगेशन लगना, पी यानी इट स्नोस, निगेशन क्या, तो इट डज नॉट स्नो, देन इट डज नॉट स्नो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क्स मिल रहा है तुम लोगों को ये करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक इज वेन डायग्राम, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत चिंदी, मैंने तुम्हारे सामने इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और दिमाग में बिठा लो कि यही पढ़ना है, ये पढ़ लिए वेन डायग्राम खत्म हो गया। वैसे वेन डायग्राम एग्जाम में आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ठीक है आगे पूछ सकता है, इसलिए बिठा लो दिमाग के अंदर। अगर स्टेटमेंट ऐसा दिया है, सम ए आर बी, ठीक है, यहाँ पे ए और बी की जगह पे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, तो सम ए आर बी लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, दो सर्कल्स बनाओगे। ये देखो एक बॉक्स बनता है रेक्टेंगल, जो यू होता है यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है, हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सेट्स बनाए ए और बी, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करा के उस एरिया को शेड कर दो, और लिख दो कि ट्रुथ, इसका ट्रुथ क्या है, क्वेश्चन में पूछता है बताओ उस वेन डायग्राम का ट्रुथ क्या होगा, उस स्टेटमेंट का ट्रुथ क्या होगा। तो इसका ट्रुथ कैसे लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू नल। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये नील है, नील मतलब एम्प्टी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट एम्प्टी, कि ए और बी का इंटरसेक्शन खाली नहीं है। देखो ना बीच में कुछ तो इंटरसेक्शन है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, तुम ऐसा लिख दोगे, ऐसा स्टेटमेंट बना के। अगर लिखा है नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए और बी, देखो सम ए और बी मतलब कि ए और बी में कुछ तो कॉमन है, तो ऐसे बनाया था, ठीक है। यहाँ पे बोला भी कि दोनों का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, लेकिन जब बोला नो ए आर बी मतलब ए और बी का कोई रिलेशनशिप ही नहीं, तो ए अलग बनेगा बी अलग बनेगा, और इंटरसेक्शन नील आ जाएगा, यानी कि एम्प्टी आ जाएगा, कि ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, देखो ना कोई शेडेड एरिया भी नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को। यहाँ पर देखो ऑल ए आर बी एंड बी आर ए, सारे ए बी है, सारे बी ए है, मतलब ये उसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, मतलब दोनों सेम ही तो हुए, तो एक ही सर्कल बनेगा, ए इक्वल्स टू बी, ट्रुथ भी वही आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी, दोनों सेम, ठीक है। अगर बोलता है इफ ए देन बी, देखो इफ देन वाला स्टेटमेंट आ गया, तो इफ देन वाले में ना 2 बनाने का सर्कल, सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर लिखने का देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट, बी बाहर में आएगा, ए अंदर आ जाएगा। शेड किसको करोगे, सिर्फ अंदर वाले को। क्यों अंदर वाले को शेड किया, कॉमन रीजन को शेड किया जाता है, इसमें कॉमन वाला कौन सा, अंदर वाला ना, जो बाहर बचाओ तो सिर्फ बी में है, लेकिन अंदर जो है वो बी के अंदर भी और ए के अंदर भी, तो अंदर वाले को शेड करने का और लिख देने का ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ना, ये सबसेट का सिंबल है कि ए एक सबसेट, एक छोटा सेट है किसके अंदर, बी के अंदर, ये उसका ट्रुथ आ जाएगा। अगर ऐसा लिख कर दे दिया कभी भी सम ए आर नॉट बी, की ए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बी में नहीं है,
तो ऐसे इंटरसेक्शन बनाओ, क्योंकि देखो सम ए आर बी में भी हमने ऐसे ही बनाया था, बस शेडिंग बदल जाएगी। इस बार शेडिंग इधर नहीं होगी, इस बार शेडिंग किधर होगी, बाहर वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में शेडिंग हो जाएगी। ट्रूथ आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू निल, कि ए को माइनस कर दिया अगर बी में से तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग बस इतना देख लो, इतना समझ लो, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आगे चल के सॉल्व करते हैं। तो चलो सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो वो स्टेटमेंट पैटर्न बस हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो इसका बनाते हैं, लिखा है सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो सम ये ए आर बी, सम ए आर बी ऐसा ही है। तो सम ए आर बी में मैंने क्या बोला था, एक यू बनेगा, दो सर्कल आएंगे, एक में ए एक में बी। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, शेडिंग आ जाएगी, और ट्रुथ क्या लिख दोगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू निल, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन खाली नहीं है। लेकिन इसको बनाने से पहले भी कुछ लिखना पड़ता है कि लेट माना, ए किसको माना जाएगा, जो स्टार्टिंग में था हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ए किसको मानेंगे, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। बी किसको माना जाएगा, ओबीडियंट स्टूडेंट्स को। बी कौन है, ओबीडियंट स्टूडेंट्स। पहले ये माना, फिर ये बोला है, और ऐसे बना दिया, सिंपल आसान है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को पीछे दे दिया है, पैटर्न वैसे ही फॉलो करना है, और बस इसी के साथ एक चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही सबका आंसर आएगा, उस पैटर्न से मैच करके देख लेना, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू वांट टू स्टडी द होल चैप्टर, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, एक वन शॉट लेक्चर, हम लोग सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते। एक टॉपिक सिर्फ हमने इसमें छोड़ दिया है, लॉ वाला टॉपिक, क्योंकि अगर वो मैं पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा अलग से एक वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कवर नहीं किया है। ऑल्दो इट इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है, अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप पे जाओ, और वहाँ पे तुम लोगों को मैथ्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।